Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well also. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका मतलब गुडविल की वैल्यू निकालने के कौन-कौन से तरीके हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको गुडविल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छा से समझाया था। मैंने आपको समझाया था गुडविल का क्या मतलब होता है, गुडविल क्यों निकाली जाती है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ गुडविल, इस तरह की चीजें, बेसिक चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई। अगर आपने उस लेक्चर को किसी वजह से नहीं देखा है या नहीं सुन पाए हैं तो आपको मैं ये बोलूंगा कि पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को ऑन करिए, क्योंकि आप एक दफे बेस समझ जाएंगे तो आगे समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल की वैल्यू निकालने के तीन मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज के इस लेक्चर में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में हम सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन दोनों मेथड को एक साथ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यू निकालने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा तरीका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। Under this method, the value of goodwill is calculated by one formula, that is value of goodwill average normal profit multiplied by number of years of purchase. अभी हम इसका मतलब समझने वाले हैं, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और नंबर ऑफ इयर्स परचेज का क्या मतलब होता है। एवरेज का मतलब स्टूडेंट आपको पता है, आप फिगर्स को अगर नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है, जिस भी बिजनेस में वो डील कर रहे हैं, उसके थ्रू अर्न किया गया प्रॉफिट ही हम गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर करेंगे। नॉन बिजनेस इनकम या नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है और उसको अगर कोई गेन होता है, किसी एबनॉर्मल गेन होता है, मान लीजिए उसने कोई फर्नीचर बेचा, आपने फर्नीचर का सेल करना तो उसका बिजनेस नहीं है, उसका बिजनेस तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को सेल करना है। तो अगर उसने फर्नीचर बेचा और उसमें उसको कुछ प्रॉफिट होता है तो वो उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है, उस प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसी तरह नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, उनको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस कंसेप्ट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। अब हम समझते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आगे के आने वाले 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, इतना अभी फर्म एक्सपेक्ट कर सकती है कि आगे भी इतना मिलेगा। स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा। मतलब इसका ये है सिंपल सा कि जितना नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला है, इतना ही प्रॉफिट आगे आने वाले सालों में भी हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ द पास्ट एफर्ट्स, क्योंकि कंपनी की गुडविल इतनी अच्छी है पिछले के सालों में, उनका पिछला एफर्ट्स इतना अच्छा है, उसकी वजह से हम 2 साल, 3 साल, 4 साल तक सिमिलर प्रॉफिट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो सीधा हम ये नहीं कि 20 साल या 50 साल के लिए एक्सपेक्ट कर लें, तो यूजली 2 या 3, 4 साल के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। और इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितने साल के लिए ये कंसिडर किया जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स, आप जजमेंट या पार्टनर्स कंसेंट आप कह लीजिए।
पार्टनर्स अगर 2 साल के लिए राजी होते हैं कि सेम प्रॉफिट को आगे हम 2 साल तक कंटिन्यू करेंगे या सेम प्रॉफिट हमारा 3 साल तक भी मिल सकता है, 5 साल तक भी मिल सकता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टनर्स कंसेंट। चलिए इसको अब हम एक बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको मान लीजिए दिया हुआ है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में 2 years दिया हुआ है और 3 years एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। ईयर्स आपको दे रखे हैं 2019, 2020, 2021, 2022। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, से नॉर्मल प्रॉफिट है आपको फॉर एग्जांपल 19,000, 8,000, 18,000, 19,000। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल एवरेज मेथड का हमारे पास फार्मूला है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हमारे पास ये प्रॉफिट दिया हुआ है, हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें 2 years दिया हुआ है और किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, हमने कौन से साल लेने हैं, 3 years एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन आपको कहा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ 3 years एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। तो इनमें से आप कौन से प्रॉफिट्स को लोगे, पहले 3 को ले लोगे, आखिर के 3 को लोगे, या जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उन ईयर्स को सेलेक्ट करोगे। एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमें लास्ट के 3 ईयर्स, मतलब जब भी कैलकुलेट हो रहा है उसके प्रीवियस 3 ईयर्स 22, 21, 20, इन 3 ईयर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हम सबसे करंट प्रॉफिट क्यों लेंगे, क्योंकि मोर रियलिस्टिक आपको फिगर तो तभी मिलेगी ना जब आप बिल्कुल करंट पे आओगे। आप जितना पीछे जाओगे आपकी फिगर रियलिस्टिक नहीं होगी, तो आपका गुडविल की वैल्यू भी फिर एक्यूरेट नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे 3 ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट लेने के लिए हमने प्रीवियस 3 ईयर्स ले लिए जो भी लास्ट के हैं, 22, 21, 20। इसका आपने एवरेज निकालना है, ये आ जाएगा एवरेज इज 45,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 3, है ना, तो ये आ गया 15,000। हमारा हमारा फॉर्मूला क्या है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आपको इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स, तो 230, बस हो गई कैलकुलेट। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, तो आप क्या करेंगे, इन चारों को आप ले लेंगे, इन चारों का आप एवरेज निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हमको नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था। कई केसेस में आपको जो एक्चुअल केस मिलेंगे वो इतना सिंपल केस नहीं मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको तरफ से प्रॉफिट दिया हुआ होगा, उसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। फॉर्मूला आपका यही रहेगा। चलिए हम और आगे इलस्ट्रेशन पे चलते हैं और देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स मैं कहता हूं कि जो प्रॉफिट है वो 2022 का, वो फॉर एग्जांपल 10,000 है। इसमें एक चीज और मैं कह दूं कि मेरे पास जो ये 10,000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर 500 रुपए जो मुझे ना कुछ प्रॉफिट हुआ था, मैंने पुरानी एसेट्स बेची थी और फर्नीचर बेचा था, उसको बेचने से मुझे 500 रुपए का फायदा हुआ था। तो क्या हम इस प्रॉफिट को एक्यूरेट माने? क्या ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो है उससे मेल खाता है प्रॉफिट? नहीं, हमारा बिजनेस तो कुछ और है। हमारा बिजनेस पुरानी एसेट्स को बेचना, पुराना फर्नीचर को बेचना नहीं है। तो हम इस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे जो हमने ये वाला प्रॉफिट लिया है। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट रह जाएगा, 9,500, है ना। इसी तरह तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन, जो मतलब बाई चांस हो गया, हर साल नहीं होगा, रेकरिंग नहीं है, जरूरी नहीं कि आगे के सालों में भी हो। हम
और सबसे बड़ी बात, ये हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि हम 10,000 के प्रॉफिट में कुछ फायर से हमें नुकसान हुआ था, उसमें हमें 200 रुपए का और नुकसान हो गया था, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। मान लीजिए ये तो था हमारा एसेट सेल, फायर लॉस 200 रुपया। अगर ये फायर लॉस हर बार तो नहीं होती, बाई चांस हो गई, फायर लॉस हो गई या सामान चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसका मतलब अगर ये ना होती तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से बढ़ा हुआ होता और ज्यादा होता। तब कितना होता? 10,200 रुपये होता। इस एक्सपेंस को हम बोलते हैं नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस। तो अब अगर इसी केस को हम आगे चलाएं तो हमारा फायर लॉसेस तो कितना आ जाएगा? 9,700। हम इसको हमने ऐड कर दिया, 9,700 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसके बेस पे हम एवरेज निकाल देंगे और फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हमें दिया हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल निकली आएगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारे प्रॉफिट में से या तो लेस होंगे या ऐड होंगे। लेस कौन से होंगे हमारे? सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही है, एबनॉर्मल गेन है तो उसे आप माइनस कर दो। मान लो हमने एसेट्स बेची हैं, या मान लीजिए हमारी लॉटरी निकली है, वो लॉटरी इस बार निकली आई, बाई चांस निकली आई, तो आप उसको क्या करोगे? उसको लेस ही करोगे ना, वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं है। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो हमने आपको समझाया, फिक्स्ड एसेट्स बेचने से जो प्रॉफिट हुआ वो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इसको भी लेस कर देंगे। थर्ड है एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस। एनी फ्यूचर एक्सपेंस का मतलब है हमने कुछ एक्सपेंसेस जो होने हैं और आगे के सालों में भी होने हैं, वो हमने कंसिडर नहीं किया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा ना अगर हम उसे कंसिडर करेंगे। मान लीजिए एसेट्स का हमने इंश्योरेंस किया हुआ है, वो हमने दिखाया ही नहीं बुक्स में, वो तो दिखाना जरूरी है। तो जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट अगर मान लो 10,000 है, तो वो तो कम हो जाएगा ना अगर हम उसको दिखाते, तो हम रह गया, भूल गए दिखाने के लिए, वो आगे भी होने वाला है। जो भी हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं और अगर हमने उसको नहीं कंसिडर किया है तो हमें अपना प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट कॉस्ट या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनर्स को किसी तरह का इंसेंटिव दिया जा रहा है, रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, इसको हम मैनेजमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, और उसको हमने अगर कंसिडर नहीं किया है यार, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे, इसको भी अपने एक्सपेंस में डालेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको लेस कर देंगे। अब देखते हैं कि हम किन आइटम्स को ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस में जैसे मैंने स्टूडेंट बताया आपको, कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, चोरी हो गई, हर बार तो नहीं होगी, बाई चांस आग भी लग गई, हर बार तो नहीं होगा, आगे का रेकरिंग एक्सपेंसेस तो नहीं है, इस साल हो गया और हमने अपने प्रॉफिट में इसको कंसिडर किया। अगर ये नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, तो हम इसको ऐड कर देंगे अपने प्रॉफिट में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपको हमने समझा दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, कोई ऐसा एक्सपेंस हमने ऐड कर दिया है जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए हैं, जो आगे नहीं आएंगे, एक बार ही होने वाले थे, तो उसको हम ऐड कर देंगे टू अराइव एट नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर धीरे धीरे हम इसकी एडजस्टमेंट को थोड़ा सा टिपिकल बनाते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसको रब करता हूँ। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है, आलोक परचेज्ड भरत बिजनेस। आलोक ने भरत का बिजनेस खरीदा। स्टूडेंट, ये एग्जांपल करवाने से पहले मैं आपको फिर से रिकलेक्ट करवा दूं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल निकालने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। सबसे बड़ा रीजन है व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लिख रहे हैं, पहली लाइन ही लिख रहे हैं कि आलोक ने भरत से बिजनेस खरीदा। क्या नीड है? नीड फॉर गुडविल। गुडविल क्यों हम कैलकुलेट कर रहे हैं? फर्स्ट रीजन इज बिजनेस इज सोल्ड। सेकेंड रीजन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होनी चाहिए, उस केस में गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे है, तीनों पार्टनर्स इस तरह से 3:2:1 है। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि 1:1:1 सब इक्वल लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस केस में क्या है,
किसी पार्टनर को फायदा हो रहा है और किसी पार्टनर को नुकसान हो रहा है। जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको कुछ अपने प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, देना पड़ेगा दूसरे पार्टनर्स को जिनको लॉस हो रहा है, एज ए प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। या आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, जिस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, मान लीजिए इस पार्टनर को नुकसान हो रहा है, पहले उसको 3 पोर्शन मिलता था, अब उसको 1 मिलेगा। इसको भी नुकसान हो रहा है, पहले उसको 2 पार्ट मिलता था, अब उसको इक्वल मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये पार्टनर रिसीव करेगा सम अमाउंट जिसको प्रॉफिट हो रहा है, एज ए प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके अलावा थर्ड रीजन है गुडविल को कैलकुलेट करने का, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फोर्थ पॉइंट इज डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ये मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, पहले करवा चुका था, बताने के लिए कि किन केसेस में गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी और उसके स्पाउस को या जो भी नेक्स्ट उसका किन है, जो भी नेक्स्ट उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, उसको वो शेयर दिया जाएगा। या रिटायर हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट पे उसकी गुडविल का पार्ट उसको दिया जाएगा। तो ये स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स हैं, व्हाट इज द नीड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। अब हम अपने एक्चुअल एग्जांपल की तरफ चलते हैं। Alok purchased Bharat business. Goodwill is valued at 2 years purchase of an average normal profit of last 3 years. मतलब हमें एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 3 साल का लेना है और गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दिया हुआ है 2 years, और हमको ये दिया हुआ है 2020, 21, 22 के हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट करने को कहा हुआ है। ईयर हमको दिया हुआ है, ईयर एंडेड है हमारा 2020, 2021, 2022। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख। सेकंड केस में भी 1,10,000 दिया हुआ है और थर्ड केस में 85,000 दे रखा है। ये क्वेश्चन में फिगर्स दी हुई हैं, साथ में एडजस्टमेंट दी हुई है कि 2020 में जो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, दैट इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। अब इस प्रॉफिट के अंदर 1 लाख रुपए के अंदर एबनॉर्मल गेन है। हमने आपको बताया था अगर कोई इस तरह का एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो उसको क्या करेंगे। अगर ये एबनॉर्मल गेन ना होता तो क्या होता, हमारा प्रॉफिट कम होता है ना। हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है क्योंकि हमने इस 10,000 को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो इसको हम लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट आप इसको कह लीजिए, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा अब आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। $90,000। ठीक है, अब आइए सेकंड केस। 2021 में 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट था, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000। हमने 20,000 का कुछ हमारा एबनॉर्मल लॉस हो चुका है, हमारा लॉस हो चुका है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम दिखा रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 20,000, 1,30,000। थर्ड केस में आइए, 2022 में 85,000 प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग नॉन बिजनेस इनकम 5,000। नॉन बिजनेस इनकम है जो हमारा नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो नहीं है, ये किसी और तरीके से हमारे को इनकम हो गई है, 5,000 रुपए की है। तो इसको क्या किया जाएगा, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। अगर हमने इसको कंसिडर किया हुआ हमारे 85,000 में, ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है, नॉन बिजनेस इनकम इंक्लूडेड है, नहीं होनी चाहिए थी ना। इसका मतलब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कम होगा, तो हम 5,000 रुपीज माइनस कर, हम 5,000 को माइनस में दिखा सकते हैं या आप इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे तो इसका मतलब होता है माइनस करना। तो ये रह गया हमारा 80,000। बस हो गया क्वेश्चन। अब इसके बेस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट, कितना हुआ हमारा, इसको टोटल कर लीजिए, 3 लाख रुपीज। इट मीन्स 3 lakhs डिवाइडेड बाय 3,
1 लाख इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना का है, 2 ईयर्स, तो हमारी गुडविल की वैल्यू क्या आ गई, 2 लाख रुपया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हम पास्ट एडजस्टमेंट को, जो ये एडजस्टमेंट है, इसको थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दिए हुए हैं उसको लेके चलते हैं, थोड़ी सी टिपिकल एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक इलस्ट्रेशन करते हैं। ये इलस्ट्रेशन मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से ली है। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे यहाँ पे लगा देता हूँ। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। सिमरन परचेज्ड अनीताज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022। सिमरन ने अनीता का बिजनेस खरीदा 2022 1 अप्रैल में। बिजनेस खरीदा है तो हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इट वॉज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। इट मीन्स 4 साल के नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। चलिए और आगे चलते हैं। आपको कुछ फिगर्स दी हुई है, 4 साल का नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। ईयर एंडेड 2019, 2020, 2021 और 2022। इसका आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000, 1,60,000, 1,80,000, 90,000, 1,60,000, 1,80,000 एंड 2,20,000। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको। और आगे चलते हैं, क्या कहता है। फॉलोइंग फर्दर फैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ फैक्ट्स बाद में आइडेंटिफाई किए गए फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन कौन से फैक्ट्स थे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एन एसेट्स वाज सोल्ड एट ए गेन ऑफ ₹10,000। वो कह रहा है ईयर एंडेड जो हमारा 2019 है, इसमें एक एसेट्स को सोल्ड किया गया जिसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, ₹10,000। अब आप लिख लीजिए एडजस्टमेंट कॉलम, ₹10,000। ये जो गेन हुआ है हमारा सेल ऑफ एसेट से हुआ है, हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ जो बिजनेस है उससे तो नहीं हुआ, तो हम इसको लेस कर देंगे। लेस करने के लिए हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, या आप माइनस का निशान भी लगा सकते हो, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है 80,000। ठीक है, आगे चलें। आगे वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब इस साल, ए मशीन वाज डिस्ट्रॉयड इन एन एक्सीडेंट एंड 30,000 वाज रिटर्न ऑफ एज ए लॉस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब इस साल के प्रॉफिट में ना हमारे को कुछ लॉस हुआ था, एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी एक्सीडेंट में, और हमने अपने P&L अकाउंट को 30,000 रुपीज से कम कर लिया है, एक्सपेंस में दिखा दिया, डेबिट कर दिया हमने P&L अकाउंट को, कितने से, 30,000 से। अगर ये ना हुआ होता, अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो हमारा प्रॉफिट क्या होता, बढ़ा हुआ होता ना। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 1,90,000 आ गया। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, इसको और अच्छे से समझिएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म्स एसेट्स वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इस साल फर्म की एसेट्स को इंश्योरेंस नहीं हुआ ड्यू टू ओवरसाइट, भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम बीइंग ₹10,000, ₹10,000 का था एंड इट वाज ए रेगुलर एक्सपेंस। इंश्योरेंस जो है हमारा रेगुलर एक्सपेंस होता है, ₹10,000 से इस साल इंश्योरेंस नहीं हुआ। अगर हम इंश्योरेंस एक्सपेंस को P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते तो क्या होता, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता ना। तो कम कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 1,70,000। 2022 के लिए वो कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट सेम रहेगा। अब गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए। गुडविल इज हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज। फर्स्ट इज 80, देन 190, देन 170 एंड देन 220, 660।
इट मीन 6,60,000 रुपीज का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय 4, 4 साल से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1,65,000, तो हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,65,000 इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको बोला था 3, तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई 4,95,000। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम और आगे चल सकते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। मैं इसको अभी रब करता हूँ और आपके लिए और इलस्ट्रेशन लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल भी टीएस ग्रेवाल की बुक से है, इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको इधर स्क्रीन पे लगा देता हूँ। Love and Kush are partners sharing profit equally. They admit शुभ into partnership for equal share. लव एंड कुश दो पार्टनर्स थे, वो इक्वल शेयर ले रहे थे। उन्होंने एक शुभ नाम के पार्टनर को अपने यहाँ एडमिशन दिया, उसकी वजह से वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड। Goodwill was agreed to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years. हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है 2 ईयर्स और 4 साल के एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट हमको निकालना है। हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें उसको नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ईयर एंडेड 2019, 2020, 2021 एंड 2022। प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, 1 लाख और 55,000 हमको दिया हुआ है ब्रैकेट में। ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस है। और आगे चलते हैं, ए 1,44,000 प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 2022 का। अब देखते हैं क्या एडजस्टमेंट बोली है। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलो। Firm had abnormal gain of 10,000 rupees during the year ended 31st March 2019। यानी कि इस साल में फर्म को एबनॉर्मल गेन हुआ 10,000 रुपए का। आई नो इसको तो आप बहुत अच्छे से बता दोगे। एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 रुपीज का, जो कि नॉन रेकरिंग गेन हर साल नहीं होगा, जो कि हमारे इस प्रॉफिट में इंक्लूडेड। अगर ये गेन ना होता तो हमारा प्रॉफिट होता कम, तो हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000 फॉर द ईयर 2019। और आगे चलते हैं, 2020 में क्या हुआ? फर्म इनकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2020। 2020 में एबनॉर्मल लॉस था, तो अगर एबनॉर्मल लॉस ना होता तो हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज होता। तो हम इसको और ऐड कर देंगे 1,20,000। थर्ड स्टेप दिया हुआ है, रिपेयर्स ऑफ कार rupees 50,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st June 2020। 1st June 2020 को कार का रिपेयर हुआ था, जिसका खर्चा आया था 50,000। गलती से उस रिपेयर एक्सपेंसेस को एक्सपेंस ना मान के उन्होंने ये मान लिया कि इसने की कार खरीदी गई है, मतलब एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। कार खरीद ली ये मान लिया, ना कि ये माना कि एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस होता रिपेयर एक्सपेंस 50,000 का था, ये हमारा प्रॉफिट माइनस कर देता ना। जो भी अगर प्रॉफिट चल रहा था, अगर हम इसको सही ट्रीटमेंट करते तो हमारा पी&एल अकाउंट को हम डेबिट करते और हमारा प्रॉफिट कम हो जाता। यहाँ हमने एसेट्स को कर दिया। एसेट्स को किया है कितने से? 50,000 से हमने एसेट्स को डेबिट कर दिया, वो तो गलत हो गया ना। तो हमने एक्चुअल लाने के लिए रिपेयर एक्सपेंस हम और ऐड करेंगे अपने खर्चों में, तो इसको हम माइनस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और गलती कर रखी है, डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट द रेट 12% ऑन स्ट्रेट लाइन बैक। इसके अलावा ये तो उन्होंने माना ही माना कि भाई हमने ये कार खरीदी है 50,000 की, ना कि कार रिपेयर करी है। खरीदी है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो लगना नहीं चाहिए था। डेप्रिसिएशन लगा दिया तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है? डेप्रिसिएशन को डेबिट किया हुआ पी&एल अकाउंट में और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम कर रखे हैं। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 50,000 के ऊपर लगा और रेट हमको दिया हुआ 12% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। और कितने महीने का?
उन्होंने इसको माना है कि जून में 1 जून को कार खरीदी थी, तो 1 जून से आप अगले साल के मार्च तक आएंगे तो 10 महीने बनते हैं, तो इनटू में 10 महीने का डेप्रिसिएशन, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5,000 रुपीज। ये 5,000 रुपीज इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर चुके हैं। क्यों माइनस कर चुके हैं? क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन 50,000 पे लगाया और 10 महीने का डेप्रिसिएशन उन्होंने माइनस कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये कार तो खरीदी नहीं गई है। कार नहीं खरीदी है तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात का? तो हम डेप्रिसिएशन को हम ऐड कर देंगे। अगर हम 50,000 में से 5,000 ऐड करते हैं, ये तो 50,000 माइनस में है, तो हमारा नेट इम्पैक्ट कितने का रह जाता है? 45,000 का नेट रह जाता है, और जो कि माइनस में है। इसका मतलब 45,000 से हमें अपने प्रॉफिट को और कम करना है। अब देखिए, यहाँ पे 55,000 का ऑलरेडी लॉस चल रहा था और हमने यहाँ पे 45,000 का और लॉस दिखा दिया, तो हमारा क्या हुआ? लॉस में हम लॉस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इनको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 1,00,000 रुपया, और ये आ गया हमारा माइनस में। क्लियर है? और आगे चलते हैं। आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो ये डेप्रिसिएशन उन्होंने 12% चार्ज किया है 2021 में, तो उन्होंने 10 मंथ का किया। इसका मतलब 21 22 में भी डेप्रिसिएशन को चार्ज किया हुआ, जो कि गलत है ना। कार है तो खरीदी नहीं गई, तो डेप्रिसिएशन किस बात का? वो तो रिपेयर एक्सपेंस था, उसको हमने कंसिडर कर लिया। तो इसका मतलब 50,000 का 12%, दैट इज 6,000। इसका मतलब ये जो 6,000 रुपए का हमारा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसकी वजह से हमारा ये प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 1,50,000। तो ये हमारा 4 साल का प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया। आप इसको टोटल कर लीजिए और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए और नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए करते हैं। 60,000, 180,000 और 330, 230, तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 4। आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 57,500। तो गुडविल की वैल्यू क्या आ गई हमारी? गुडविल इज 57,500 इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है हमारा 2 ईयर, तो ये आ गया हमारा 1,15,000। बस हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आपको दिखा सकूं, यहाँ पे करके दिखा सकूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये था हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बहुत ही आसान मेथड है स्टूडेंट्स, हम अब इसको 2 मिनट में समझ लेंगे। चलिए मैं अब इसको फिर से रब करता हूँ और आपके पास इलस्ट्रेशन लेके आता हूँ, उसी के थ्रू ही हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। इसका फार्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, पहले हम करते थे एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, अब हम सिंपल कर देंगे वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि वेट निकाल रहे हैं हम, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उसको और अच्छे से समझाता रहूंगा। मान लीजिए ईयर एंडेड आपको दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ है यहाँ पे, 2019, 20, 21, 22, 23। प्रॉफिट्स दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 30,000, 40,000, 50,000, 60 एंड 70,000। इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स आप देखोगे देयर इज ए क्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट। हमारा जो प्रॉफिट है पहले साल 30,000 था, फिर 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ। इन केस अगर क्लियर इंक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट्स में या डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट्स में, देन वी कैन गो टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि ये निकालना और भी आसान हो जाता है। और अगर देयर इज नो क्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट्स के ट्रेंड इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, हर साल 10 हजार बढ़ रहा है, अगर ऐसा नहीं है तब वी कैन गो टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, तब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं निकालना। लेकिन हाँ, अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है जिसमें क्लियर ट्रेंड नहीं है, लेकिन इवन देन आपको कहा हुआ है
कि कैलकुलेट गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल थ्रू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तब आपको इसी मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि वहां पे क्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रॉफिट है या नहीं। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इस केस में हम वेटेज दे देते हैं। हर साल हम वेट दे देंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो हमने वेट देना ही है। वेट क्या करेंगे, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट लेंगे। जैसे हमने 1 2 3 4 5 5 ले लिया। हायर नंबर उसको करेंगे जो सबसे लास्ट में आ रहा है। सबसे लास्ट वाली फिगर को हम हाईएस्ट नंबर देंगे, वेट देंगे। इन वेट्स का टोटल कर लीजिए, ये टोटल आएगा 15। प्रॉफिट में अगर हम वेट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। क्या किया है हमने, प्रॉफिट्स में वेट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले केस में 30,000, फिर 80,000, 1,50,000, 2,40,000 एंड देन 3,50,000। इसका भी टोटल निकाल लीजिए। आप इसका टोटल करेंगे तो आएगा 8,50,000। अब इसके बेस पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8,50,000 डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ वेट्स, टोटल नंबर ऑफ वेट्स से हम इसको डिवाइड करेंगे, ना कि नंबर ऑफ ईयर्स से। हमारा टोटल वेट हमारे निकले हैं 15। अगर आप 15 को 8,50,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56,667 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमारा 56,667 इंटू में 3, हमको 3 दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो 1,70,000 रुपए इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये था स्टूडेंट्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।